शहर के बाहर एक बड़े से कूड़े के ढेर पर रानो चिड़िया बैठी थी। धूप बहुत तेज थी, लेकिन रानो अपने बच्चों के लिए कुछ खास ढूंढ रही थी। तभी उसे एक टूटे हुए डिब्बे के नीचे एक छोटा पुराना खिलौना टीवी दिखाई देता है। ये असली नहीं, पर देखने में बिल्कुल असली जैसा था। ओह धन्यवाद भगवान, आखिर मुझे ये मिल ही गया। ये छोटा सा टेलीविज़न पाकर मेरे बच्चे गुड़िया और कुकू इतने खुश होंगे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वे कई दिनों से मुझसे इसकी लगातार जिद कर रहे थे और मुझे पता है कि ये उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं होगा। अब मुझे यहाँ और देर नहीं करनी चाहिए, बस जल्दी से इसे लेकर जंगल में अपने घोंसले की तरफ उड़ चलती हूँ। रानो ने उस टीवी को अपने पर था। टीवी उसके वजन से काफ़ी भारी था, इसलिए उसे उड़ने में बहुत तकलीफ हो रही थी। ऊपर आसमान में भुल्ला चील की नज़र उस पर पड़ी। अरे वाह, आज रानो चिड़िया कोई भारी चीज लेकर जा रही है। अगर मैं उसे डराऊं तो शायद वो इसे छोड़ दे और ये कीमती चीज मेरी हो जाए। रानो किसी तरह गिरते पड़ते अपने घोंसले तक पहुंचती है। गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ा अपनी माँ को देखकर चहक उठते हैं। रानो टीवी को घोंसले के बीच में रख देती है। माँ, अब आ गई। और ये क्या है? क्या ये वही टीवी है जिसकी बातें हम करते थे? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, बिल्कुल ये वही छोटा सा जादुई टीवी है जिसकी तुम और कुकू रोज बातें करते थे और जिसके लिए तुम दोनों ने इतनी प्रार्थना की थी। इसे मैंने तुम्हारे और तुम्हारे भाई कुकू के लिए ढूंढा है। अब तुम दोनों भी जंगल के बाकी बच्चों की तरह खेल खेल में टीवी देख सकोगे और अपने प्यारे सपने पूरे कर सकोगे। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। पास ही के पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे सब देख रहे थे। कालू की आंखों में जलन थी। गोरी, देखो तो जरा, उस रानो के पास खाने को दाना नहीं है और घर में टीवी उठा लाई है। आप सही कह रहे हैं कालू जी, ये जरूर कहीं से चुरा कर लाई होगी। हमें कुछ करना चाहिए। ये टीवी हमारे पास होना चाहिए था। खबर पूरे जंगल में फैल गई। हरिया तोता, हरियाली तोती, बबली कबूतरी और बिंदिया चिड़िया सब रानो के घर जमा हो गए। बच्चे टीवी के सामने बैठकर खुश हो रहे थे। हालांकि उसमें कोई चित्र नहीं चल रहा था, बस वे कल्पना कर रहे थे। रानो बहन, मान गए आपको। आपने बच्चों की खुशी के लिए इतना भारी वजन उठाया। हाँ रानो, देखो गुड़िया और कुकू के चेहरे कैसे चमक रहे हैं। इनकी खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। अचानक हंसी मजाक के बीच ठंडी हवा चलने लगी। आसमान में काले डरावने बादल घिर आए। बिजली कड़कने की आवाज से सब डर गए। रानो, मौसम बहुत खराब हो रहा है। हवा तेज हो गई है। हमें अब अपने घर निकलना चाहिए। हाँ रानो बहन, आप भी अपना और बच्चों का ख्याल रखना। हम चलते हैं। तेज हवा के बीच बबली, हरिया, बिंदिया और बाकी सभी पक्षी जल्दी जल्दी उड़कर अपने अपने घोंसलों की तरफ चले गए। अब रानो के घोंसले में सिर्फ रानो और उसके बच्चे रह गए थे। मेहमानों के जाते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि रानो का घोंसला बुरी तरह हिलने लगा। पुराना पेड़ चरमराने लगा। घोंसला भीगकर भारी हो गया था और बीच में रखा वो टीवी घोंसले में इधर उधर लुढ़कने लगा। माँ, घोंसला बहुत जोर से हिल रहा है। मुझे डर लग रहा है। ओ मेरे प्यारे कुकू, मेरे बहादुर बच्चे, घबराओ नहीं। ये बस एक तेज हवा का झोंका है। तुम दोनों फौरन मेरे पंखों के नीचे आ जाओ और एक दूसरे को मजबूती से पकड़कर एक जगह बैठे रहो। मैं तुम दोनों को पूरी तरह से सुरक्षित रखूंगी। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि रानो का घोंसला बुरी तरह हिलने लगा। पुराना पेड़ चरमराने लगा। टीवी घोंसले में लुढ़कने लगा, जिससे बच्चों को चोट लग सकती थी। माँ, मुझे डर लग रहा है। ये घोंसला टूट जाएगा। डरो मत बच्चों, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। मैं हूँ ना, तुम सब मेरे पास आ जाओ। हवा का एक जोरदार झोंका आया और घोंसले का एक हिस्सा टूट गया। टीवी किनारे पर अटक गया और नीचे गिरने ही वाला था। माँ, हमारा टीवी गिर रहा है। इसे बचाइए माँ, प्लीज इसे मत गिरने दीजिए। छपाक की तेज आवाज आई।
टीवी नीचे पत्थर पर गिरकर चूर-चूर हो गया। ऊपर आसमान में भुल्ला चील, जो टीवी लपटने की फिराक में था, बिजली की तेज चमक से डरकर भाग खड़ा हुआ। रानो ने अपने बच्चों को कसकर भींच रखा था ताकि उन्हें बारिश और ठंड ना लगे। शांत हो जाओ मेरे बच्चों, जान है तो सब है, तुम सुरक्षित हो, बस यही मायने रखता है। अगली सुबह तूफान थम चुका था, सूरज निकल आया था। रानो और उसके बच्चे पेड़ से नीचे उतरे। गुड़िया और कुकू टूटे हुए टीवी के टुकड़ों को देखकर रो रही थी। माँ, हमारा सुंदर टीवी टूट गया, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो अब कुछ नहीं है। तभी वहाँ उल्लू दादा और बाकी पक्षी भी आ गए। उल्लू दादा ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। बेटा कुकू, रो मत, जरा सोचो, अगर कल रात तुम्हारी माँ उस खिलौने को बचाने में लगी रहती तो आज तुम दोनों हमारे बीच नहीं होते। मेरे बच्चों, उल्लू दादा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये खिलौने और टेलीविजन जैसी चीजें तो हैं जो बाजार में और मिल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे और कोई दूसरा ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर कल रात तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें दोबारा कहाँ से लाती? तुम दोनों मेरे लिए इस पूरी दुनिया में सबसे कीमती हो, मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरा सबसे सुंदर टीवी और मेरा सबसे बड़ा खजाना, ये सब तुम दोनों ही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ माँ, अब मुझे समझ आ गया। हमारा टीवी तो टूट गया, लेकिन हम दोनों सुरक्षित हैं और आप भी। आप सही कह रही हैं, आप ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हो। हमें खिलौने की नहीं, आपकी जरूरत है। हम आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को बात समझ आ गई। उन्होंने दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लिया। दूर बैठे कालू और गोरी ने भी शर्म से सिर झुका लिया। जंगल फिर से चहचहाने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जान है तो जहान है। किसी भी वस्तु से ज्यादा जरूरी हमारे प्रियजनों का साथ और सुरक्षा है। परिवार और जीवन ही सबसे बड़ा खजाना है। जंगल में हर तरफ खुशी और इंतजार का माहौल था। रानो चिड़िया, गोरी कव्वी, हरियाली तोती और जंगल की सभी माताएं अपने अपने अंडों के फूटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। हर घोंसला सपनों और उम्मीदों से सजा हुआ था। जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चों, आपकी मम्मा इंतजार कर रही है। सुनिए जी, इस बार हमारे बच्चे सबसे ज्यादा सुंदर होंगे। हर परिवार अपने आने वाले कल के सपने देख रहा था, ये जाने बिना कि एक सुबह उनकी सारी खुशियाँ छीन ली जाएंगी। सुबह जब सूरज निकला तो जंगल में खुशी की चहचहाहट नहीं बल्कि दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। रानो चिड़िया, गोरी कव्वी, हरियाली तोती, हर एक घोंसला खाली था। सारे अंडे चोरी हो चुके थे। कौन ले गया मेरे घोंसले की जान? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? हे भगवान, एक माँ से उसके बच्चे छीनने से बड़ा पाप क्या हो सकता है? मेरी सांसें ही छीन लेते। क्या किसी ने कुछ देखा? कोई तो होगा जिसने उस शैतान को देखा होगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चों को वापस ला दो। मैंने कितने सपने देखे थे, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मेरे बच्चों को वापस ला दो, कोई तो वापस ला दो। पूरा जंगल मातम में डूब गया। हर माँ का दिल टूट चुका था। सभी पक्षी एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। तभी हरिया तोता की नजर रानो के घोंसले के बाहर पड़ी एक चीज पर गई। ये तो कालू कौवे का पंख है। सब पक्षी हैरान होकर उस काले पंख को देखने लगे। दुख का माहौल अब शक और गुस्से में बदलने लगा था। हरिया तोता और बाकी पक्षी गुस्से में कालू कौवे के घोंसले पर पहुँचे। कालू और गोरी भी अपने खाली घोंसले को देखकर रो रहे थे। तुम्हारा ही काम है ये कालू, तुमने ही हम सबके अंडे चुराए हैं ताकि सिर्फ तुम्हारे बच्चे दुनिया में आ सकें। ये आप क्या कह रहे हैं हरिया भैया? मेरे अंडे भी चोरी हो गए हैं। झूठ मत बोलो, ये देखो रानो के घोंसले के पास तुम्हारा पंख मिला है। कालू और गोरी ये सुनकर सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। फिर सभी जंगल का चौराहा पर पहुँचे। यकीन मानिए, मैं बेकसूर हूँ। मैं भी आप सबकी तरह ही दुखी हूँ। हाँ, हमने कुछ नहीं किया, कोई हमें फंसा रहा है।
लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। गुस्से और दुख में अंधे हो चुके जंगल ने फैसला सुना दिया। तुम जैसे बच्चों के हत्यारे के लिए इस जंगल में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। कालू और गोरी का दर्द दुगना हो गया था। अपने बच्चों को खोने के बाद अब वे अपना घर और अपना सम्मान भी खो चुके थे। उन्हें जंगल से निकाल दिया गया। पूरा जंगल शांत हो गया था, लेकिन रानो का दिल बेचैन था। वह अपने खाली घोंसले को देख रही थी। उसका दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि कालू इतना नीचे गिर सकता है। वो स्वार्थी है, पर इतना क्रूर नहीं हो सकता। एक पिता होकर वो दूसरे बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जरूर कोई और बात है। एक माँ का दिल उसे सच ढूंढने के लिए मजबूर कर रहा था। रानो उस जगह को ध्यान से देखने लगी जहाँ कालू का पंख मिला था। तभी उसकी नजर मिट्टी में दबे एक बहुत ही छोटे चमकीले टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे अपनी चोंच से उठाया। ये तो सांप की केंचुली का टुकड़ा है। रानो समझ गई कि असली दुश्मन कालू नहीं, कोई और है। रानो ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो अपनी जान जोखिम में डालकर अकेले ही उस निशान का पीछा करने लगी। वो जंगल के उस खतरनाक हिस्से की ओर उड़ चली जहां जाने से सब डरते थे। लंबे समय तक भटकने के बाद रानो एक पुरानी अंधेरी गुफा के पास पहुंची। उसने हिम्मत करके अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें रुक गईं। काले नाग के बिल में जंगल के सारे अंडे एक साथ सुरक्षित रखे हुए थे। रानो धीरे धीरे अंदर जाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी नाग ने उसे देख लिया। तो तुम यहाँ पहुँच ही गईं। अब तुम भी इन अंडों की तरह यहीं रहोगी। इन मासूमों को छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इनसे नहीं। रानो ने अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि जंगल को सच बताने के लिए अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी और बिल से बाहर निकल आई। रानो हांफती हुई जंगल पहुंची और सबको सांप की केंचुली का टुकड़ा दिखाया और पूरी कहानी बताई। ये सुनकर हरिया तोता और बाकी पक्षी शर्म से पानी पानी हो गए। हे भगवान, हमने ये क्या कर दिया? हमने अपने ही दोस्त पर शक किया और उसे जंगल से निकाल दिया। पूरा जंगल मिलकर कालू और गोरी को ढूंढने निकला। वे जंगल के किनारे एक टूटे हुए पेड़ पर अकेले और उदास बैठे थे। कालू भैया, गोरी बहन, हमें माफ कर दो। हम सबने आप पर शक किया। असली चोर काला नाग है। हाँ कालू, सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ। मेरा गुस्सा, मेरा दर्द मुझ पर इतना हावी हो गया कि मैंने सच देखने की कोशिश ही नहीं की। कृपया हमें माफ कर दो। हम तो अपनी किस्मत को कोस रहे थे। हमें लगा कि अब हम हमेशा के लिए अकेले हो गए। रानो, तुमने हम पर भरोसा किया, जबकि किसी ने नहीं किया। अब बातें करने का समय नहीं है। हमारे बच्चे उस नाग के पास हैं। उस दिन पूरे जंगल ने एकजुट होकर नाग के बिल पर हमला किया और अपने सारे अंडे वापस ले आए। कालू और गोरी की जंगल में वापसी हुई। उस दिन जंगल ने सीखा कि दुख में जब गुस्सा आंखों पर पर्दा डाल दे तो सबसे पहले अपने दिल की सुननी चाहिए। रामपुर गांव में एक बूढ़े दादाजी रहा करते थे। दादाजी अकेले ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनका सबसे बड़ा शौक था पेड़ पौधे लगाना। उनके बगीचे में आम, अमरूद, केला, संतरा हर पेड़ था, पर एक पेड़ की कमी हमेशा उन्हें खटकती थी। अरे वाह, मेरे बगीचे में तो सब पेड़ हैं, पर एक भी कटहल का पेड़ नहीं। और मुझे तो कटहल की सब्जी बहुत पसंद है। क्यों ना इस बार कटहल का पेड़ ही लगा दूं? तभी आसमान से उड़ते उड़ते एक छोटी सी मासूम पर हिम्मती चिड़िया आती है, रानो चिड़िया। वह अक्सर दादाजी से मिलने और बातें करने आती थी। दादाजी, दादाजी, ये आप क्या सोच रहे हैं? रानो बेटी, मैं सोच रहा हूँ इस बार अपने बगीचे में कटहल का पेड़ लगाऊं। कटहल का पेड़? अरे दादाजी, लोग तो आम, जामुन, अमरूद लगाते हैं। ये कटहल कौन लगाता है? इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं उसमें। बेटी, तू नहीं जानती, मुझे और मेरी रमा को कटहल की सब्जी बहुत पसंद थी। बस इसीलिए
अगली सुबह दादाजी बीज और खाद लेकर बगीचे में आए। रानो भी उनके साथ थी। देख रानू, पौधा ऐसे बोया जाता है। पहले मिट्टी को ढीला करो, फिर बीज दबाओ और ऊपर से पानी डालो। वाह दादाजी, मुझे भी सीखना है। मैं भी आपके साथ पानी डालूंगी। इस तरह रानो और दादाजी ने मिलकर कटहल का बीज बो दिया। सिर्फ एक हफ्ते में छोटा सा पौधा एक विशाल पेड़ में बदल गया और उस पूरे पेड़ पर बस एक ही कटहल लटका हुआ था। हे भगवान, ये कैसे संभव है? एक हफ्ते में इतना बड़ा पेड़ और सिर्फ एक कटहल। खैर, कहते हैं ना, कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। हो सकता है इसमें भी भगवान का ही कोई करिश्मा हो। दादाजी, मुझे लगता है ये साधारण पेड़ नहीं है, इसमें कुछ रहस्य छुपा है। दादाजी के इतना बोलते ही वह कटहल पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है। दादाजी उस कटहल को उठाते हैं और अपने साथ अपने घर ले आते हैं। तभी अचानक वह कटहल बोल पड़ा। रुको दादाजी, मुझे मत काटो। मैं कोई आम कटहल नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई कटहल हूँ। भगवान के लिए मुझे मत काटो दादाजी, मैं एक जादुई कटहल हूँ। दादाजी ठिठक गए। उन्होंने बड़ी बड़ी आँखों से कटहल को घूरा। ये क्या? तुम बोल सकते हो? कटहल होकर बोलते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, और सिर्फ बोल ही नहीं सकता, बल्कि तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी कर सकता हूँ। अरे वाह दादाजी, ये तो कमाल हो गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पेड़ पर लटका कोई फल भी बोल सकता है, और वो भी इच्छाएं पूरी करने वाला। दादाजी की आंखें नम हो गई। उन्हें अपनी पत्नी रमा की याद आने लगी। जादुई कटहल, अगर सच में तू शक्तिशाली है तो मुझे मेरी रमा से एक बार मिला दे। ठीक है दादाजी, मैं आपको 10 मिनट के लिए दादी जी से मिलवाता हूँ। जादुई रोशनी फैली और रमा की आत्मा प्रकट हुई। अरे, मैं आ गई। देखो, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, बस अदृश्य थी, लेकिन तुम्हारे दिल से कभी दूर नहीं हुई। रमा, ओ रमा, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। इतने सालों से हर दिन तुम्हारी याद में जी रहा हूँ। लगता था कि मेरा सहारा ही छिन गया है। दादी जी, क्या आप हमें बार बार मिलने आ सकती हो? दादाजी आपको बहुत याद करते हैं। नहीं बेटी, मेरा समय बस कुछ पल का है। चलो, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। अब मैं जा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कटहल, तुम्हारी वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। कुछ दिनों बाद जंगल के बाकी पंछी अपने घरों से उड़कर दाना खोजने चले गए थे, लेकिन रानो एक टूटी डाल पर बैठी थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। ना दाना है, ना घोंसला। बारिश आती है तो पर भीग जाते हैं। रानो चिड़िया ने हिम्मत जुटाई और दाना खोजने निकली, लेकिन जहाँ भी गई वहाँ दूसरे पंछी पहले से ही बैठे थे। अरे रानो, यहाँ मत आओ, ये जगह मेरी है, तुम कहीं और जाओ। सब जगह बस रानो ही आ जाएगी क्या? पहले अपने लिए घर बना, फिर दूसरों के पीछे भागना। रानो चुपचाप वहाँ से उड़ गई। भूखी प्यासी वो शाम तक इधर उधर भटकती रही। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों मेरी जिंदगी इतनी कठिन है? क्या मेरे बच्चों की किस्मत में बस भूख और दुख ही लिखा है? शाम ढल चुकी थी। आसमान पर हल्के बादल छा गए थे। रानो थकी हारी आंसू भरी आंखों के साथ दादाजी के घर पहुंची। अरे रानो बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? बता, क्या बात है? दादाजी, मेरे बच्चे भूख से रोते रहते हैं। बारिश में हमारा घोंसला टूट जाता है और ऊपर से बाकी पंछी भी ताने मारते हैं। मैं अकेली कितनी लड़ूं, कितनी संभालूं? बेटी, उदास मत हो, जब तक मैं हूँ। इतना कहकर दादाजी जादुई कटहल से कहते हैं, मेरे दोस्त, अब मेरी रानो मुसीबत में है, क्या तू उसकी मदद कर सकता है? रानो, जाओ वापस अपनी डाल पर। वहाँ तेरा घर अब कटहल का घर होगा। बारिश, आंधी, तूफान कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वही रानो का नया कटहल का घर देख जंगल के सब पक्षी हैरान रह गए। अरे वाह, ये तो कमाल है। रानो ने इतना सुंदर घर कहाँ से बना लिया? हमारे पास तो लकड़ी और तिनके भी पूरे नहीं पड़ते। और ये देखो। ये कुछ गड़बड़ है। इतनी गरीब और बेसहारा रानो अचानक से इतना शानदार घर कैसे बना सकती है?
जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। मैं पता लगाऊंगा और अगर ये जादू है तो इसे मैं छीन लूंगा। इसी बीच गांव में एक खतरनाक लोमड़ी जादूगरनी आ पहुंची। वही एक पेड़ पर बैठा कालू कौवा उसे देख रहा था। वो उसके पास आया। तुम कौन हो और जंगल में क्यों आई हो? मैं यहाँ एक जादुई कटहल को लेने आई हूँ। मुझे उसकी ताकत की खुशबू इस जंगल तक ले आई है। अच्छा, मैं बताता हूँ, पर मेरी शर्त है, तुम्हें मेरे साथ मिलकर योजना बनानी होगी। ठीक है, तुम्हारा चालाक दिमाग मदद कर सकता है। ले चलो मुझे कटहल घर के पास। कालू कौवा और जादूगरनी लोमड़ी कटहल के घर के पास पहुँचे। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर के पास थी। रानो चिड़िया, मुझे चुपचाप वो जादुई कटहल घर दे दो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो जादुई कटहल तुम्हें नहीं दूंगी। वहीं दूसरी तरफ जादुई कटहल दादाजी को उस जादूगरनी के बारे में बताता है। हमें रानो की मदद करनी होगी और उसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर की जरूरत होगी। और कटहल अपनी शक्तियों से दादाजी के शरीर में प्रवेश करता है, जिससे दादाजी एक सुपर हीरो की तरह जादूगरनी के बाल को पकड़कर हवा में उड़ते हुए जंगल से बाहर ले आते हैं। अरे मुझे छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम बूढ़े दादा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने कहा मुझे छोड़ दो। अब मेरे अंदर जादुई कटहल की शक्तियाँ आ चुकी हैं। तो अब बता, तुझे अब भी जादुई कटहल चाहिए क्या? हाँ, मुझे अभी भी वो कटहल चाहिए। दादाजी ने जादुई मंत्र चलाए और लोमड़ी को पकड़कर एक बोतल में कैद कर दिया। रानो बेटी, याद रखो, जादुई ताकतें अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए होती हैं। हाँ दादाजी, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस घर को सबके लिए सुरक्षित बनाऊंगी। इस तरह रानो चिड़िया और दादाजी जादुई कटहल के साथ हंसी खुशी रहने लगे। सुबह का समय था। सब पक्षी अपने अपने काम में लगे थे। कोई खाना जुटा रहा था, कोई अपने बच्चों को खिला रहा था। पर उसी वक्त एक कोने में कालू कौवा चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। ये सब मेहनत करके खाने वाले मूर्ख हैं। मैं तो समझदार हूँ। मेहनत नहीं, चोरी करनी चाहिए, और चोरी से जो मिलेगा उससे मैं सबसे बड़ा घर बनाऊंगा, 2 मंजिला घर। इतना कहकर कालू उड़ता है और सबसे पहले जाता है मिट्ठू तोते के घर। अरे हरियाली, जरा देखना ना, मैंने जो लाल मिर्च सुखाने रखी थी वो कितनी अच्छी खुशबू दे रही है। कल बाजार में बेचेंगे तो दाना पानी मिल जाएगा। जैसे ही तोता और हरियाली घर के अंदर जाते हैं, कालू धीरे से आता है और मिर्च की पूरी थाली उठा लेता है। अब ये मिर्च मेरे घर में रखूंगा। धीरे धीरे मेरा घर खजाने से भर जाएगा। एक दिन कबूतर चाचा अपने अनाज की बोरियों के पास बैठे थे। हर दिन की तरह वो अपने अनाज को साफ कर रहे थे। आज तो नए अनाज आए हैं, बच्चों के लिए ये बहुत काम आएगा। तभी एक कालू कौवा धीरे धीरे वहाँ आता है। जैसे ही कबूतर की नजर बोरियों से हटती है, वो एक जल्दी से एक बड़ी बोरी उठाई और उड़ गया। अरे मेरी बोरी कहाँ चली गई? कबूतर चाचा समझ नहीं पा रहे थे कि ये चोरी कैसे हुई। कालू कौवा पीछे से हंसते हुए उड़ गया।